बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वायलेंस यानी कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने का मकसद आजकल के ज़माने में और जिस किस्म के हालात से इवन पास्ट मैनी डेकेड से ख़वातीन, बच्चे, बड़े जो गुज़र रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो खैर तशद्दुद के ख़िलाफ़ हर रोज़ ही आलमी दिन होना चाहिए। लेकिन मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि तशद्दुद आखिर है क्या, वायलेंस है क्या, फ़िज़िकल यानी कि जिस्मानी तशद्दुद जो किया जाता है मर्दों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ आलमी दिन है। हम जब भी तशद्दुद सोचते हैं सबसे पहले जहन में आता है छोटे बच्चे या ख़वातीन। देखिए, तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद तो जिस्मानी तशद्दुद है, चाहे जहनी तशद्दुद की भी आप बात करें, वायलेंस इज़ वायलेंस। जब हम किसी को जहनी तौर पे टॉर्चर करते हैं, जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करते हैं, तो वो बात तो गलत है। लेकिन ये जो एक थियरी है हमारे यहाँ कि मर्द को तो दर्द ही नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। अब इस बात को क्यों मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इस गुफ्तगू की शुरुआत में ही, क्योंकि जब हम तशद्दुद की बात करते हैं तो तशद्दुद चाहे मर्द पे हो या औरत पे हो, गलत चीज़ गलत है व्यूअर्स। एक औरत मर्द को थप्पड़ लगाए या एक मर्द औरत को थप्पड़ लगाए, दोनों चीज़ें गलत की कैटेगरी में आती हैं। तो आज मैं ये बात भी ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी इस इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस पे, क्योंकि व्यूअर्स मैंने कुछ जगहों पे जब हम लोग बात करते थे, आपको पता है मैं टॉक्स भी जाके देती हूँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, चाइल्ड पेरेंटिंग वगैरह के ऊपर। लेकिन स्पेशली जब मुझे वायलेंस के लिए लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था और मैं जाती थी बात करने के लिए, तो बाद में ना मुझसे अक्सर मर्द हज़रात आके कहते थे, और मर्दों का क्या, आप लोग हमेशा आके ख़वातीन की बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मर्द भी हैं वो भी तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं। देखिए, तशद्दुद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मारना और इतना मारना कि अगले की हड्डियां टूट जाना। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मार या तशद्दुद, उसके पीछे सोच क्या होती है। एक तो तशद्दुद होता है अगली को चोट या ठेस पहुंचाने के लिए, और एक तशद्दुद वो होता है जो इसलिए किया जाता है कि अगले इंसान को जहनी तौर पे टॉर्चर किया जाए या अगले को जलील किया जाए। उस तशद्दुद में ज़रूरी नहीं होता है कि आप अगले को मार मार के उसका भुरकस निकाल दें। 10 लोगों के सामने कि कोई आपके मुंह पे थप्पड़ लगा दे या आपको मारे, तो वो आपको कितनी दर्द होगी। 2 मिनट के लिए मुंह पे वो पेन होगी और फिर बंदा मुंह ऑन कर जाता है। वो तो 1 मिनट का, जो 1 सेकंड का जो थप्पड़ है, उससे जो इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है, ह्यूमिलिएट होता है, अपने आप को के बारे में बुरा सोचता है, और दूसरे के हाथों इंसान एक तरह से जो जलील हो जाता है, उसका क्या। सो चाहे मर्द की तरफ वायलेंस हो, औरत की तरफ हो, ट्रांसजेंडर की तरफ हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, वायलेंस या तशद्दुद गलत है। अब मैं शुरू करूँगी बहुत ही बेसिक लेवल से। व्यूअर्स, छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में होते हैं, और मैंने बड़े ऐसे केसेस सुने भी हैं और देखे भी हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मार मार के उनका भुरकस निकाला जा रहा होता है। माएँ, बाप, हम हमेशा सोचते हैं तशद्दुद जो है वो एक मर्द जो है वो औरत पे करता है शादी की सिचुएशन में या ऐसी कोई सिचुएशन में, यहाँ जहाँ पे रेप या इस तरह का कोई मामला हो। सिर्फ ये तशद्दुद नहीं है, पूरी दुनिया में बच्चों पे हाथ उठाने के ऊपर बहुत मेजर कैंपेन्स भी हुई हैं, और ये बात बड़ी क्लियर है कि मार नहीं, प्यार। भैया, आप अपनी ज़बान से बात करें अपने बच्चों से, हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है। एंड मैं खुद एक माँ होते हुए आपसे ये बात कर रही हूँ। पहले तो मुझे लोग कहते हैं ना, आपका एक बच्चा है, आपको क्या पता। अब बताएं, मेरे 2 स्टेप किड्स हैं, हमज़ा माशाल्लाह बेटी इनके हो गए हैं, हसन 7 साल के हैं, नूरबानो इंशाल्लाह कुछ दिनों में 4 साल की हो जाएंगी। सो बात यह है कि हर साइज़ और शेप और रंग बिरंगे बच्चे घर में हैं मेरे। अब मुझे आप बताएं, आज तक अल्लाह का शुक्र है मारा नहीं है मैंने अपने किसी भी बच्चे को, स्पैंकिंग भी नहीं की। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई बहुत आला ज़र्फ़ की या मैं कोई बहुत अच्छी खातून हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं करनी। क्या हम आजकल की दुनिया में किसी के मुंह पे जाके थप्पड़ लगाएं? नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे बाहर किसी को क्योंकि हमें पता है कि अगले ने हमारे खिलाफ FIR कटवा देनी है।
हम जेल चले जाएंगे। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, जो मासूम है, जो कुछ कह नहीं सकते, तो सारी ज़ोर ज़बरदस्ती हम उन पे निकालते हैं। नो डाउट व्यूअर्स, बच्चे तंग भी करते हैं, पागल भी करते हैं, हज़ार चीज़ें करते हैं, लेकिन बच्चे हैं, उनको गाइड करना, उनको तरीके से लेके चलना हमारा फ़र्ज़ है। अगला स्टेप आ जाता है जब भाई बहनों पे हाथ उठाते हैं, बाप जो हैं अपनी जवान बेटियों को मारते हैं, फिर वो भी एक इशू आ जाता है। वाई? अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है। सो व्यूअर्स, किसी भी किस्म का वायलेंस, मर्द और औरत शादीशुदा सिचुएशन में या अगर किसी रिलेशन में इस किस्म का मामला हो, वो तो पूरी दुनिया में इस बात के बारे में ऊंची ऊंची बात हो रही होती है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है इसके ऊपर काम किया जाता है। मैं गवर्नमेंट को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर इतना काम किया गया है, इतने एक्ट्स पास किए गए हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी की गई है। लेकिन बच्चों के साथ तो तशद्दुद होता है। फिर हमारे घर के अंदर जो स्टाफ काम करता है, व्यूअर्स, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने घर में काम करने वाली बच्चियों पे, या अगर कोई कम उम्र का लड़का काम कर रहा है तो उनको भी मारा जाता है, और ऐसे भी केसेस बहुत सामने आए हैं। सो व्यूअर्स, मारना नहीं है, ज़बान से बात करें, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें। क्या इतना प्रॉब्लम है? हाथ तो वो बंदा उठाता है ना जिसके पास फिर और कोई जवाब नहीं रहता। तो क्या आपने अपनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली जिनसे आपने किसी मसले को हल करने की कोशिश की? और अगर आपका गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि आपका हाथ उठ जाता है, तो आप किनारा कशी करें और माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। और इस चीज़ की इंकरेजमेंट मैं घर वालों को दूंगी। मेरी एक हमारे जानने वाले हैं, मियाँ बीवी में बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ, बात तलाक पे पहुंच गई। अच्छा, जब पता किया कि मसला क्या है, क्या इशू है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ दो लोगों में शादी तो नहीं होती, फैमिलीज़ में शादी होती है, तो व्यूअर्स फैमिलीज़ इन्वॉल्व हुई। अच्छा जी, मसला क्या है? लड़का लड़की को इसलिए छोड़ना चाह रहा है क्योंकि वो बच्चों पे हाथ उठाती है और हर छोटी छोटी बात पे बच्चों को मारती है। खैर, बड़े बड़े फैमिली के अंदर सबने कहा भाई, वो बंदा कहे कि जी ये बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारती है, कोई ना कोई खुदा न खास्ता बच्चों को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा देना है, अच्छी बीवी है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो इसके गुस्से की आदत है और ये जो बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारती है, शायद बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा तो बच्चे का जो है, उनके बेटे के सिर पे बहुत बुरी चोट लगी, उसको थप्पड़ लगाया, उसका सर जाके दरवाजे से लगा तो कहीं उसके सिर पे बहुत बुरी चोट आई। तो ऑब्वियसली फादर घबरा गए, और जायज़ बात है ऑब्वियसली। तो उस बंदे का ये कहना था कि भाई मैं इस चीज़ में यकीन ही नहीं रखता, मैं जिस घर में बड़ा हुआ हूँ, कभी भी हमारी अम्मी ने, हम क्या भी करते थे हमें सज़ा ज़रूर मिलती थी, हाथ कभी किसी ने नहीं उठाया। सो व्यूअर्स, माई रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ बच्चों पे हाथ ना उठाएं, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर हाथ ना उठाएं, भाई का बहन पे हाथ उठाना बिल्कुल नाजायज़ बात है। इवन बड़ी बहन का अपने छोटे भाई बहनों पे हाथ उठाना नाजायज़ बात है, गलत बात है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी और के ऊपर हाथ उठाए, उनको किसी भी तरीके से जिस्मानी या ज़हनी तौर पे तकलीफ़ दे। अपनी ज़ात को तकलीफ़ नहीं देनी। हमारा मज़हब कहता है कि आप अपने जिस्म के जिस हिस्से को तकलीफ़ देंगे, अजियत देंगे, वो आखिरत के दिन आपके ख़िलाफ़ बोलेगा। तो किसी के ऊपर हाथ उठाना और वायलेंस तो बहुत ही गलत चीज़ है। सो व्यूअर्स, आज क्योंकि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जा रहा है, अदम तशद्दुद के ऊपर हमने आज बात की है, तो मेरी आप लोगों से व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके बारे में गौर से सोचें। और अगर किसी इंसान को ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, नहीं मैनेज हो पाता, तो प्लीज़, और ये जो घर वालों की सोच होती है कि बस हमने बेटी ब्याह के भेज दी, अब इसका जनाजा ही उठेगा इस घर से, ये वाली सोच प्लीज़ छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम तलाक़ों को इनकरेज करें, तो बस इस्तग़फ़ार बिल्कुल भी नहीं, बहुत नापसंदीदा अमल है तलाक़। लेकिन अगर आपकी बेटी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसके साथ ऐसे मामलात हैं, तो फैमिली मेम्बर्स और घर वालों को इन्वॉल्व हो के इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करानी चाहिए। अगले का इलाज करवाएं, उनको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, माहिर नफ्सियात के पास इलाज करवाएं, लेकिन खुदारा वायलेंस की साइकिल को, तशद्दुद के इस साइकिल को ख़त्म करना हम सब का फ़र्ज़ है, इस पूरे मुआशरे का फ़र्ज़ है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ इफ़रा असगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़रा, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ़रा, ये बताइए कि आज किचन में क्या बन रहा है?
किचन में आज बन रहा है चिकन चाइनीज़ बारबेक्यू राइस। ऑसम। यस चिकन चाइनीज़ बारबेक्यू राइस। यस। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी है, इसके लिए हमें पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत, चावल चाहिए हमें आधा किलो, पिंक सॉल्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, मुर्ग का गोश्त 500 ग्राम, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चम्मच, लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, यखनी चिकन की आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, पिंक सॉल्ट हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, मटर 1 कप, गाजर 1 कप, प्याज 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरा प्याज आधा कप, कोयला हस्बे ज़रूरत, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज 3 खाने के चम्मच, तेल 1 खाने का चम्मच। ये जी तरीका बताइए। तरीका में पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जो भी चाइनीज़ के जितने भी स्पाइसेस है हमने उससे चिकन को मैरिनेट करना है। उसके बाद हमने चावलों को बॉईल कर लेना है, चावलों को 90% बॉईल करना है और उसके बाद हमने चिकन को जो है उसको सौते कर लेना है और उसमें सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देनी है। वेजिटेबल्स को भी सौते करना है और उसमें आधा कप जो है चिकन का स्टॉक वो ऐड कर देना है। जब वो आधा स्टॉक पक जाएगा उसमें हमने उसकी आधा जो है वेजिटेबल्स और चिकन अलग कर लेना है और उसमें जैसे हम लेयर्स लगाते हैं, हमने चावलों की एक लेयर लगानी है, उसके ऊपर फिर सोया सॉस और सॉसेस सारी ऐड करनी है, उसके बाद दोबारा से फिर चावल डालने हैं और उसको दम पे लगा देना है। एंड दैट्स इट। ऑसम। सो ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। व्यूअर्स, हम ऑफ कोर्स आपको ऑन एंड ऑफ दिखाते रहेंगे ऑन एयर बनते हुए। इफ़रा आप अपना काम स्टार्ट कर दें, हम तब तक ब्रेक की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को हम याद कर रहे हैं। हमारे जब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा थे, बहुत ही कम उम्र पे आपने अपने आप को एक लेजेंड का स्टेटस दिलवा दिया। आप उस वक्त लिविंग लेजेंड थे, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम याद कर रहे हैं लेजेंड उमर शरीफ साहब को। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है। एक्टर, कमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ऑल राउंडर, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। आप 19 अप्रैल 1960 को पैदा हुए। 14 साल की उम्र में थिएटर की दुनिया से आप वाबस्ता हो गए। आपने इसके अदाकारी के अलावा एज अ मुसन्निफ, एज एन ऑथर एंड एज अ हदायतकार यानी कि एज एन एंकर पर्सन अपनी फ़न की सलाहियतों का लोहा मनवाया। उसके अलावा टीवी में प्रोग्राम्स की बात करें तो 100 से ज़्यादा मुनफरिद किरदार आपने अदा किए। बहरूपिया, बुड्ढा घर पर है, बकरा किस्तों पे, यस सर ईद, नो सर ईद, बहुत से डिफरेंट अमेजिंग प्रोग्राम्स आपने किए, ड्रामे आपने किए। आई मीन दीज आर सम ऑफ द प्लेस जिनमें आपने एक्टिंग की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपकी एक क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। और स्टेज के अलावा टीवी और फिल्म में भी बहुत काम किया आपने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, चांद बाबू जैसी ब्रिलियंट फिल्मों में भी काम किया। निगार अवार्ड, तमगा इम्तियाज़, वेरियस अवार्ड से आपको नवाजा गया। 2 अक्टूबर 2021 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आज उमर शरीफ साहब को हम याद कर रहे हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की कि उसे आप फ्रेश खा ले तो फ्रेश फ्रूट, ड्राई खा ले तो ड्राई फ्रूट। किसकी बात कर रही हूँ, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सुबह का वक्त हो और प्यारे प्यारे चेहरे नज़र आएँ। पहले शेफ़ इफ़रा नज़र आ गई, उसके बाद फिर हमारी प्यारी सी ज़ैनब गोंदल आ गई, तो सुबह वैसे ही खुशगवार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मिलके हमारी हो जाती है। जी, मुझे लग रहा है आज आपने कपड़े आपने और इफ़रा ने हमारे टॉपिक के हिसाब से ही पहने हुए हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है अंगूर। यस। तो हमारे साथ ज़ैनब गोंदल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। एब्सोल्यूट प्लेजर ऑलवेज टू हैव यू ऑन द शो। अब बात यह है कि ज़ैनब, अंगूर, जैसे कि ब्रेक से पहले व्यूअर से कहा कि आज हम उस फल की बात करेंगे कि आपने उसको सूखा ड्राई खा लिया तो ड्राई फ्रूट बन गया, रेगुलर उस तरह से खा लिया। आजकल सीज़न में पर्पल वाले
लोग इनको काले अंगूर कहते हैं बट एक्चुअली पर्पल होते हैं, उनका रंग एक्चुअली पर्पल होता है, पर्पलिश ब्लू होता है, डार्क ब्लू टाइप। तो मैंने कहा इफ्रा एक अंगूर बन गई और दूसरा हरा अंगूर ये वाला हमारा बच्चा बन गया। इफ्रा भी कहे कौन सा टॉपिक थे, कौन सा रंग। एक्चुअली इफ्रा आपने नोट किया कि हमेशा अंगूर जो हैं वो कहते हैं काले अंगूर या हरे अंगूर, एक्चुअली पर्पल कासनी अंगूर होते हैं, इस टाइप के कलर के होते हैं, डार्क ब्लू पर्पल टाइप के, राइट? जी बिल्कुल। और अंगूर की अगर बात करें, और जो बड़ा वाला होता है अंगूर उसके अंदर बीज सा भी होता है प्रॉपर, बिल्कुल। और कुछ लोग उसको बीज समेत खाते हैं, कुछ बगैर। मुझे तो खैर क्रेजी लगता है कि अंगूर को कट इन्ना जे अंगूरों को कट के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बीज निकाल के लोग बच्चों को ऐसे खिलाते हैं। मैं उस दिन अपनी कज़न के घर गई, वो अपने बच्चे को अंगूर खिला रही थी, हरे वाले अंगूर तो पूरे पूरे थे, ये जो, और बाय द वे ये रेड वाले अंगूर भी होते हैं, सॉरी, जो ग्रीन और उसके दरमियान में, जब उसके दरमियान का जो कलर होता है। बट ये जो काले अंगूर थे बीच में से काट के आधे आधे अंगूर पड़े थे। मैंने कहा आधे आधे अंगूर क्यों है? कहती बीज ही नहीं खाता ना। मैंने कहा बिल्कुल ही ना, बच्चों के हम अपने दांत निकाल देते हैं बाहर और परे कर देते हैं। सेब भी काट के क्या, तो मैश करके देते हैं। छोटे बेबी को तो इसी तरह देते हैं, लेकिन 2-2 4-4 साल के बच्चों को जब हम, खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम व्यूअर्स बात करेंगे अंगूर की। कोई जब भी जाएं, एटलीस्ट लाहौर में, पंजाब साइड में, तो आप जब भी फल वाले के पास जाएं तो कितने मज़े मज़े के रंग बिरंगे अंगूर पड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए व्यूअर्स, हर फल की अपनी एक बेनिफिट है सीजन में, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो वो किशमिश बन जाता है, बिल्कुल, काली वाली भी और बिल्कुल जो हमारी ये स्किन सी आती है। सो अंगूर इन जनरल, अंगूर के भी बेनिफिट्स बताएं और फिर किशमिश के भी, और फिर उसके इस्तेमाल के भी तरीके। जैसे कि आपने खुद ही ये बात बताई है और व्यूअर्स को पता है ऑलरेडी कि जब हम अंगूर को ड्राइड फॉर्म में लेते हैं तो हम उसको किशमिश कहते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि वो अंगूर तो फिर शायद किसी हद तक खा लेते हैं, लेकिन किशमिश का इस्तेमाल बहुत 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 कम है, जो कि लिटरली मुझे बहुत दुख होता है देख के कि आप किशमिश, आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, किशमिश अंदर से साइड पे हो रही है और बाकी ड्राई फ्रूट आप सारा खा रहे हो। लेकिन आज मैं ये सोच के आई हूँ कि मैंने कन्विंस करके जाना है कि आपने किशमिश लाजमी खानी है और डेली खाएं। किशमिश का ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि आप उसको डेली नहीं खा सकते। अच्छा एक बात, अंगूर क्योंकि मीठे होते हैं तो हर बंदा यही कहता है कि अंगूर तो इतने मीठे होते हैं, इसमें तो आम से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अच्छा, अंगूर जो हैं उसकी अगर आप एक बाउल ले लें, छोटा जो होता है, उसमें 100 ग्राम्स अगर अंगूर हैं, 100 ग्राम, 100 ग्राम में 100 से लेके 110 कैलोरीज होती हैं। That's not bad। एग्जैक्टली 100 से 110 तो उतनी तो हम कहते हैं कि भाई सेब या अमरूद वगैरह भी आप ले लें, एक बड़े, मतलब बड़ा नहीं, चलो एक नॉर्मल साइज़ का अमरूद या आप सेब ले लें तो उसमें भी 80 को कैलोरीज तो हो ही जाती हैं। बिल्कुल, और अगर थोड़ा सा बड़ा आप ले लें तो ऑलमोस्ट 90 कैलोरीज तक चला जाता और है। वो तो हम ऐसे फल हैं जो कहते हैं कि ज़रूर खाएं जब आप डाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कम कैलोरी वाले फल हैं। लेकिन अंगूर की एक बहुत और मज़े की बात है जो कि आपका वेट कम करने में हेल्प आउट कर रही होती है, वो ये होती है कि ये अगर आपको कितने ही टाइम से कॉन्स्टिपेशन चल रही है, ये इसमें फाइबर कंटेंट, जैसे 100 ग्राम्स की मैंने बात की है तो उसी में ही बता देती हूँ, 1.8 ग्राम्स जो है उसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा है कि वो, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि कॉन्स्टिपेशन हम किस चीज़ को कह रहे होते हैं। आपने अगर 2 या 3 दिन के बाद आपका रेगुलर एक पैटर्न है स्टूल पास करने का, या आपको फॉर लॉन्गर टाइम आप स्टूल पास करते ही नहीं हो, तो उस स्टेट को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें पूरी लाइफ जो है वो रोटेट करते रहते हैं, लेकिन अगर आपने अंगूर को और किशमिश को अपना पार्ट बना लिया है डेली की डाइट का, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो तो एक जड़ से ही रिमूवल है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपने, मुझे लोगों को अच्छा ये सवाल आता है कि किशमिश का इस्तेमाल करना कैसे है। अच्छा, अब मुझे जो बात समझ नहीं आती कि देखो ना, किशमिश और अंगूर, कन्फ्यूजन इस चीज़ में मुझे हमेशा रहती है कि देखो ना, अगर आप अंगूर कह रहे हैं कि कौली भर के खा लें जी, तो जब वही कौली भर के आप किशमिश खाएंगे तो जहाँ आपने पहले चाहे 20 अंगूर खा लिए छोटे बड़े मिला के या 15 अंगूर खा लिए, तो वो जब किशमिश खाएंगे तो 100 हो जाएंगे। एग्जैक्टली दोनों में ये डिफरेंस है कि अंगूर जैसे 100 ग्राम्स में मैंने बताया है 100 से लेकर 110 कैलोरीज हैं, वहीं किशमिश की 100 ग्राम्स में तकरीबन 300 से 350 कैलोरीज के दरमियान जाता है, जो कि बहुत डेंस चला जाता है इन कैलोरीज में। आपने अगर किशमिश का इस्तेमाल करना है तो आप रात को फॉर एग्जांपल किशमिश 3 से 4 लें, उनको सोख करके रख दें, सुबह वो फूली हुई होंगी, आप उनको खाएं।
बेस्ट 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 कोलेजन प्रोडक्शन जो है आपकी बॉडी में, वो ये किशमिश जाकर करा रही होती है। आपकी स्किन का कोई भी इशू है वो आपकी किशमिश सॉल्व कर रही होती है। आपकी जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी स्किन पे जो है वो बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स का कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता। आप जितनी भी मेडिसिन हैं अपनी, उनको ज़रा कुछ दिन साइड पर रखें अपनी पिंपल्स की, और सिर्फ किशमिश को इस्तेमाल करके देखें। रात को पानी में सोख करें, सुबह उठकर आप उसको इस्तेमाल करें। उन कील मुहासों को जो है ना आप लिटरली अपनी स्किन से जाता हुआ देखेंगे। क्योंकि हम जितना भी देखते हैं ना, हमारी समझे ब्यूटी इंडस्ट्री में हम अगर बात करें तो जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें आप समझे मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके अंगूर में प्रेजेंट होते हैं। अंगूर में ऑलमोस्ट 9 to 11 जो है ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आपके जिस्म में कोई भी बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट डिजीज़ हैं, आपकी जो है डायबिटीज़ है, आपका कैंसर है, स्पेशली आपकी बॉडी में टीबी तक को होने से जो है वो अंगूर बचा रहे होते हैं, आपको प्रिवेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इतने हाई किसी भी और फ्रूट में एज सच नहीं आते जितने इसमें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये कि आँखों की हेल्थ जो है उसके लिए अंगूर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आँखों के लिए? ओके, यस, आँखों के लिए ऐसे फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जैसे हम कहते हैं, उसमें लोग बहुत ज़्यादा मीठा ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, करना चाहिए भी, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट हमेशा ये सवाल करते हैं कि क्या हम अंगूर, आम, केला खा सकते हैं। तो अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट अंगूर का इस्तेमाल करते हैं तो एक टर्म यूज़ होती है इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब ये होता है कि आपकी आंख का जो पर्दा है वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट का अक्सर फेड होना शुरू हो जाता है, यानी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। आप अगर अपनी रेटिनोपैथी से बचना चाहते हैं, अंगूर का अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें, एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने उस पर्दे को जो ख़राब हो रहा है उसको बचा सकते हैं। बाय दी एज जैसे हम कहते हैं कि आंखें कमज़ोर होती हैं, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, दूर से नज़र नहीं आ रहा, करीब से नज़र नहीं आ रहा, नज़र को बेहतर बनाने के लिए, उसको रोकने और बेहतरीन यानी अपनी नज़र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अंगूर का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो बेहतरीन हो जाएगा। आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा, आप समझे आपने चीज़ रखी, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है आपने क्या किया, आपको मेमोरी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें याद नहीं रहती, बातें याद नहीं रहती। तो अगर आप अंगूर का इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में मैंने एक सिनेमन का बहुत ज़्यादा रोल देखा, दालचीनी का, और दूसरा मैंने अंगूर का रोल बहुत ज़्यादा देखा है। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि मैंने अंगूर और दालचीनी को मिलाकर खाकर देखना है कि उसका क्या डबल अप इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते। क्योंकि ये वाली भी एक चीज़ है ना व्यूअर्स, कुछ चीज़ें जो अलहदा बड़ी यूज़फुल होती हैं, जब आप उनको कंबाइन कर देते हैं तो कभी कभी उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक दूसरे के साथ क्लैश करती है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं खुद ट्राई करूँगी, फिर आकर बताऊँगी कुछ टाइम बाद कि क्या वाकई ये इफेक्टिव था मेरे लिए या नहीं। एंड अगेन रिमेंबर व्यूअर्स, हर बंदे का जिस्म फ़र्क है। बिल्कुल, जो हम बातें यहाँ पे मॉर्निंग एट होम में आप लोगों के साथ करते हैं वो बेसिकली वो बातें होती हैं जो जनरली हर किसी को अप्लाई करती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, उसके साथ वो चीज़ नहीं वर्क करेगी जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर को लो करती है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर आपका नॉर्मल से हाई होता है और आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई लेते हैं, लेकिन आप खाने में ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देती है, तो आप अपनी दवाई को बिल्कुल और अपने जिस्म को एक्स्ट्रा प्रेशर में डाल। बिल्कुल, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल। अब जैसे अंगूर, डायबिटीज़, जी, डायबिटीज़ में अगर आप अंगूर खाना चाहते हैं तो आप दिन में, पूरे दिन में मैक्सिमम 4 से 8 अंगूर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल सेफ टू यूज़ है, लेकिन वीक में 2 से मैक्सिमम 3 बार डेली बेसिस पे आप अंगूर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो डायबिटीज़ में। ये आपके वज़न को कम करने में भी हेल्प करता है, इस तरह से हेल्प करता है क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट जो है वो हाई होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मैंने बताया नहीं होने देता। तो साथ ही साथ अगर आप अंगूर को इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपको फीलिंग देता है लॉन्गर टाइम के लिए फुलनेस की। जब आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई है तो आप कुछ खाओगे, यानी कि व्यूअर्स होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही एक पॉइंट आता है जब खा भी रहे होते हैं तो एकदम से लगता है कि पेट भर गया। एग्जैक्टली। तो वो जो एक पेट भर जाने की फीलिंग होती है ना, उसको हम फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। लेकिन भूख रख के खाएं। एग्जैक्टली।
क्योंकि होता ये है कि जिस स्टेज पे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस होने लगती है उस वक्त तक हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। एग्जैक्टली ये आपके फॉर एग्जांपल पेट का साइज़ है, पेट यहाँ तक जब जाता है तो वो फुल हो जाता है, लेकिन हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस तब आती है जब हम यहाँ तक खा चुके होते हैं और इतना पोर्शन हमने एक्स्ट्रा खाया हुआ होता है। अच्छा, इसके साथ एक और ज़रा पेट की बात और कर देते हैं क्योंकि हमने अभी मज़ीद इस पे बात करनी है, तो विल टॉक अबाउट अंगूर वगैरह। ज़रूर। देखिए, आपका पेट एक मसल है, राइट? हम जब एक्सरसाइज करते हैं अपने बाजू की, किसी भी जिस्म के हिस्से की, तो वहाँ मसल बन जाता है और वो जगह तरह बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। पेट जो है वो अगर इस तरह करके एक ऑर्गन है, आपने इतना सा उसके अंदर खाना डाला, इतना ही रहा, उसका साइज़ यही रहा। वक्त के साथ आपने अपने इतने से पेट के अंदर खाना ज़्यादा 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 डालना शुरू किया, वो एक्सपैंड होता जाएगा, एग्जैक्टली। जैसे कि फूलता चला जाएगा। जब आपके पेट को इतने की जगह इतने की आदत पड़ेगी तो फिर आप इतना खाएंगे, लेकिन पेट का साइज़ इतना क्यों है? क्योंकि आपके जिस्म की ज़रूरत इतनी है, तो आपने जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा खाया, एक्स्ट्रा ने कहाँ जाना है? एनर्जी में हो गया यूज़, बाकी फैट डिपॉजिट आपके जिस्म पे लगना शुरू हो गया। सो जब आप इतनी प्लेट खाना खाते हैं तो इतना ज़्यादा खाना पेट में जा रहा है, तो जब इतना खाना इतनी सी चीज़ में जाएगा तो व्यूअर्स आप खुद हिसाब लगा लें, फिर आप कहते हैं कि पेट भरता ही नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने अपने पेट को खिला खिला के इतना बड़ा कर दिया। अब शायद आपकी अपनी गलती नहीं है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन है, तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि छोटी उम्र में जब आप बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, ज़्यादती करते हैं, वो भी गलत है और वही चीज़ फिर बच्चे सीखते हैं। इसी तरह आप अपने पेट को अगर सिखा देंगे कि तुमने इतना खाना है तो तुम भरोगे, तो क्या होगा? जो चीज़ इतने में भरनी थी वो इतने में फिर आप भर रही है। छोटे छोटे बच्चों को हम खिला खिला के इतना उनका वेट फिर बढ़ जाता है, फिर आगे जाके जब कहते हैं कि ये तो खाई जाती है या खाया जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसमें रीज़न ये है कि बचपन में ज़्यादती की है हमने। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर था आज आप लोगों को याद कराने का कि बेचारा पेट इतना सा है, उसको इतनी गुंजाइश थी। और बाय द वे, यहाँ से यहाँ पे वापसी पॉसिबल है, कैसे, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अच्छा ज़ैनब, हम अभी बात कर रहे थे ग्रेप्स और किशमिश की, तो बहुत से सवाल जहन में आए। कोलेस्ट्रॉल का जिनको इशू है, जिनको दिल की प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो अंगूर और किशमिश यूज़ कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले, जो ब्रेक से पहले जहाँ पे बात हमने छोड़ी थी पेट की, हमने आपके साथ ये शेयर किया व्यूअर्स के पेट तो इतना सा होता है, उसके अंदर जब आप खाना डालते हैं तो आप उसको एक्सपैंड कर करके जब रेगुलर आप पेट को दो रोटियों की आदत डालते हैं तो फिर 2 रोटी नहीं खाते तो पेट नहीं भरता। एक वक्त आता है जब आप 1.5 रोटी भी खाते हैं तो आपको बाकियां आ रही होती है कि इतना ज़्यादा खा लिया, और फिर एक टाइम आता है जब 2 रोटियां भी आपको खा के क्या होता है कि यार पेट नहीं भरा, क्योंकि आपने अब इसको वापस छोटा कैसे करें? वापस छोटा करने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप 2 रोटी से डायरेक्ट 1 रोटी पे आओगे तो पेट नहीं भरेगा। सिंपल सा इसका काम है। 2 रोटी अगर आप ले रहे हो तो सिंपल 1/4 पार्ट जो आपकी रोटी का है उसको कुछ दिन, फॉर एग्जांपल हफ्ते के लिए उसको कम करें, और फिर उसका अगला हफ्ता जो है वो उसको 1.5 रोटी पे लें, 1.5 पे लें, यानी उसका 2/4 पार्ट निकाल दें। फिर 2 हफ्ते कम अज़ कम 1.5 रोटी का इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर हाफ पोर्शन कम करें। तकरीबन 1.5 महीने की प्रैक्टिस में आप 2 रोटी से 1 रोटी पे अपनी जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथली कर सकते हैं। और अगर आप 1 रोटी पे इस तरह से आएंगे तो यकीन करें आपको फील ही नहीं होगा और आपकी रोटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। और बाय द वे, ये किसी भी चीज़ के साथ आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत हैबिट थी व्हेन आई वाज यंगर, को तो ऑब्वियसली छोटे होते हैं तो चाय की भी आदत घर वाले डाल ली जाती है, व्हाटएवर। अब बचपन से ही, हमेशा से ही 1.5 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच चीनी अब बहुत ज़्यादा होती है और बहुत मीठी हो जाती है चाय। अब आज मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि पहले मैं 1.5 चम्मच लेती थी, फिर मैंने 1 चम्मच और आधा, 1 फुल चम्मच और 1/4 चम्मच लेना शुरू किया। जब उसकी आदत पड़ गई 1 चम्मच पे आ गई, और आहिस्ता आहिस्ता आधी चम्मच शहद की अब मुझे आदत है। इवेंचुअली मैं शहद पे स्विच हो गई। अब शहद चीनी से भी कम मीठा होता है, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। व्यूअर्स, अपने आप को मॉडिफाई करना है। कोई नहीं कह रहा ज़िंदगी से हर चीज़ निकाल दो, हम कहते हैं चीनी ना खाएं। देखिए, मीठे की तलब हो रही है, 1 चम्मच चीनी खा लें या फल खा लें, 100 गुना बेहतर है कि आप फल खा लें।
अब इसमें मज़े की बात यह है कि ऑल दो आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरी मामा ने मुझे छोटे होते से चीनी पे लगाया ही नहीं, आई वॉज़ द ब्लेस्ड वन इसमें। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप बच्चों को ना लगाएं, लेकिन मैंने इस प्रैक्टिस से अपनी लाइफ से सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सक्लूड किया है। और मैं इस बात पे क्लेम कर सकती हूँ कि मैंने पिछले 12-13 साल से ऑलमोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक कोई सी भी है, डब्बे वाला जूस है, मैंने चखा तक नहीं है। केचप्स मैं इस्तेमाल नहीं करती, सिंपल यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मुझे कभी क्रेविंग भी नहीं हुई। अक्सर हम कभी खाना खा रहे हो तो लोग मुझे पूछते हैं तुम्हें पिज़्ज़ा खाने के बाद ये क्रेविंग नहीं होती कि तुम सॉफ्ट ड्रिंक लो? नहीं होती मुझे आदत हो गई है कि अब मैं उसको वैसे ही खा सकती हूँ, बर्गर्स है, कुछ भी है, मुझे नहीं रिक्वायरमेंट। मैंने उसको भी छोड़ा, ऐसी था, पहले मैं पूरा ग्लास लेती थी, फिर मैंने उसको थोड़ा कम किया, आइस ज़्यादा कर दी उसमें, अपने आप को फीलिंग यही दी कि मैं पूरा ग्लास ही ले रही हूँ। फिर मैंने हाफ ग्लास कर दी और आइस उससे ज़्यादा कर दी कि मुझे फीलिंग आए कि पूरा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं 1/4 पे लाई और मैंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दी। और बात ये कि देखिए ना, अब मैंने अपने आप को ये कहा हुआ है कि क्योंकि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक, बाय द वे मैं हमेशा कहती हूँ सॉफ्ट ड्रिंक ना, लेकिन आप 2 सिप पीती हैं, उसका कोई गिनना है ही नहीं नहीं, बट वो भी ना ले तो अच्छी बात है, लेकिन निहारी हो, पाए हो, हलीम हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो जब मैं खाती हूँ तो क्योंकि वो एक पूरी लवाजमात समेत होता है, तो इस वजह से उसके साथ बंदे ने आधा ग्लास अपनी डाल ली, डाइट की कोई भी ड्रिंक, और आपने वो थोड़ी सी पी ली, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और पूरा का पूरा मील भी नहीं आप ले 250 ml आप पीते भी नहीं हैं। एग्जैक्टली, आप थोड़ी पी के अपने आप को सेटिस्फाई कर ये भी लेते तो हैं। मसला हो गया ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स अब 500 ml की बोतलों में भी आनी Oh शुरू my हो गया, तो God. लोग अब पूरी वो पी लेते हैं। पहले वो 250 ml से बात, खैर आधा लीटर बेसिकली आप पी जाते हैं। लेकिन तो ग्रेप्स सोचें। का जूस जैसे बड़ा ही कॉमन अच्छा, है। बट ड्रिंक्स की मैं वही कहने लगी थी कि अंगूर का जूस आजकल लोग बड़ा पॉपुलरली ले रहे हैं। यस, हर जगह। अच्छा, हम देखें तो मोहितो टाइप आपको अब ग्रेप्स के जो है वो अवेलेबल हैं और लोग उसको बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज फिर आप लड़ेंगी मेरे साथ, लेकिन ग्रेप्स का जूस जो है वो इस्तेमाल करना इंतहाई अच्छा, जो है ना वो जूसेस के मैं नामुनासिब वैसे ही खिलाफ हूँ। यस, इस पे मैं नहीं लड़ाई करती क्योंकि बात पता है क्या है, जूसेस जो हैं, जब आपको एक पूरी चीज़ मिली हुई है जो आपको सेहत देती है, यस, उसको निचोड़ के सारी उसकी अच्छी चीज़ें सुट के सिर्फ उसके अंदर जो पानी वाला शीरा है, हाँ वो पीना। मीठा पानी पीते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ग्रेप्स में, जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज़ वन ऑफ फ्यू फ्रूट्स, चंद उन जो फलों में से है जिसमें 9 से 11 जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आप जैसे ही उसका जूस बनाते हैं, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं। नंबर 2, आपकी जितनी, वही बात है, फाइबर का कंटेंट 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स में ऑलमोस्ट 1.8 ग्राम फाइबर है, वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। कुछ हद तक विटामिन सी जो है वो ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, वो भी लॉस हो जाता है। लेकिन यही ग्रेप्स जब हम ड्राई कर लेते हैं, किशमिश की फॉर्म में आ जाते हैं, तो विटामिन सी का कंटेंट इन्हांस हो जाता है। आई वाज सरप्राइज्ड कि ड्राई करने के बाद कैसे इन्हांस हो सकता क्योंकि है। यूजुअली फ्रेश की बात होती है। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने जब इसमें लेकिन थोड़ा देखिए, बहुत एक ऑरेंज का छिलका, हाँ, नींबू का छिलका ड्राई होने के बाद अगर आप उसको डायरेक्ट धूप में नहीं करें, बिल्कुल, अगर आप उसको दूसरे तरीके से ड्राई करें तो बिल्कुल ठीक अब किशमिश भी दोनों तरह की जो है वो अवेलेबल होती है। जो थोड़ी डार्कर हो जाती है, डार्क शेड्स या पड़ी पड़ी हो जाती है, वो मोस्टली धूप में ड्राई की हुई होती है, इसलिए उसका बिल्कुल जो होता है, आप समझे, बिल्कुल जूस उसमें होता ही नहीं है। तो जो आपने एयर ड्राई की होती है, अब तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, मशीन्स के थ्रू की जाती है, घरों में उसको ड्राई किया जाता है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो आप इसके साथ ले सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो स्किन के इस्तेमाल में आपने अपनी स्किन को अच्छा करना है तो डेली ग्रेप्स खाने शुरू कर दें, किसी और प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मास्क या कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड करती हो? और बिल्कुल। अच्छा, ग्रेप्स का मज़े की चीज़ ये है, कहवा भी एक बनता है, यस, लेकिन उसमें वही है कि विटामिन सी उसका सारा हो जाएगा इवेपोरेट। उसको बनाने का फिर तरीका ये आप करें कि पानी अच्छी तरह से आप बॉईल करें, ज़्यादा एक्सट्रीम पे बॉईल करें, 2 से 3 ग्रेप्स अपने कप में डालें और उसके ऊपर पानी पोर करके उसको फ़ौरन कवर कर दें। लाइक यू डोंट हैव टू कुक, आपने चूल्हे पे पकाना नहीं है उसको, आपने उसके ऊपर रख दिया पैन पे, उसको पैन से उतार के और आपने कप में उसको जो है वो कवर कर दिया। और उसके बाद जब वो सारे का सारा इंग्रेडिएंट्स उस पानी में आ जाएंगे तो आप उस कहवे को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है और उसमें ना किसी चीनी शहद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेप्स खुद ही मीठे होते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लें। अब या तो ग्रेप्स को आप, जैसे हम बात करें, स्पून या फॉर्क से आप थोड़ा सा उसको मैश कर लें और अपनी स्किन पे पहले प्लीज़ लगाकर थोड़ा बहुत देखें कि आपको इचिंग तो नहीं कर रहा, तो आप खाली ग्रेप्स का भी वो अप्लाई कर सकते हो, सॉर्ट ऑफ मास्क की सीरम बना के। एग्जैक्टली।
अदरवाइज आप इसमें जो है अपना सिंपल सा लें, आटा जैसे होता है घर वाला, मैदा या वो कुछ भी नहीं, घर वाला आटा जो है वो लें और उसके अंदर इस ग्रेप्स का जो जूस है उसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसको अप्लाई करें। इसको लगाने का तरीका क्यों लगाना है, इसलिए क्योंकि जो आपका आटा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। जब वो ग्रेप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपकी स्किन को एक बड़ा बूस्टर देते हैं। अच्छा, मैं पता है क्या एक बॉडी स्क्रब बनाती हूँ, जो अगर अंगूर सीज़न में हो ना तो आप फ्रेश अंगूर भी यूज़ कर सकते हैं, किशमिश भी कर सकते हैं। फ्रेश अंगूर का ये होता है कि वो फिर आप जब ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं तो उसकी जल्दी से उसकी लिक्विड फॉर्म में वो आ जाता है, और छिलके समेत आपने थोड़े से अंगूर लिए फ्रेश और वो कर लिए, या आप किशमिश में हल्का सा दूध डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, चोक करके कर दें। अच्छा, आपने उसको ग्राइंड करके ना उसको हल्का सा उसकी लिक्विडी फॉर्म बना ली, उसके अंदर फिर आपने 1 चम्मच बादाम का पाउडर डाला, और बेशक गिरी समेत आप थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा खोपरा जो है ना उसको, कोकोनट जो है उसको ग्राइंड करके इतना कि बिल्कुल पाउडर ना बन जाए, छोटे छोटे उसके दाने रह दें, वो ये जो आपके अंगूर हैं। और उसके अंदर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बेशक आप रोज़ वाटर, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बेशक उसमें मलाई डाल लें, क्रीम डाल लें, और अगर आपने उसको आपकी ऑयली स्किन है तो आपने उसमें रोज़ वाटर डाल लिया, उसको कंबाइन करके उसको अच्छे तरीके से अपनी बॉडी पे अप्लाई करके, स्पेशली अपने एल्बोज पे, और मतलब और अगर नींबू सूट करता है तो थोड़ा नींबू भी डाल लें। अब ये आपने एक बड़ा ही मज़े की बात की है, क्योंकि आप कोई सा भी ब्यूटी प्रोडक्ट देखें उसके बैक साइड पे अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें आपको रेस्वोसिरोल जो है वो लाजमी मिलेगा। ये क्या है? ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आप समझे आपके जितने भी बोटॉक्स आ रहे होते हैं, आपके जितने भी वाइटनिंग इंजेक्शंस आ रहे होते हैं, जितनी भी क्रीम्स आ रही होती हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रही लेकिन मैं बता रही हूँ कि उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ग्रेप्स अगर आपको घर पे मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप बजाय कि महंगे किसी उस प्रोसीजर की तरफ जाएं, आप सिंपल ग्रेप्स ख़रीदें, उनको खा लें, या ये स्क्रब्स बनाकर, मास्क बनाकर आप ग्रेप्स को घर पर इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए वैसे ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। और आपने अगर ग्रेप्स खा लिए हैं तो आई डोंट थिंक कि खाने का सिस्टम अगर आपने अपना बेहतर कर लिया है तो आपको किसी भी आउटर बहुत एक्स्ट्रा केयर की, ऑफकोर्स थोड़ी बहुत केयर तो आपको करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किन को आप मॉइस्चराइज रखें, अपनी स्किन पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी स्किन को किसी बड़े ही एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बस मैं एक ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ हूँ और उसी पे ही बात करूँगी। जैसे आपने कहा कि आज हमने बात करनी है वायलेंस की और सारा, तो अपनी स्किन को भी जो है ना ट्रीट करना एक वायलेंस है ही है, इस तरह ज़ोर के हाथों से और ज़ोर के स्क्रब्स और वो, तो मेरी ज़िंदगी की ये एक मिशन है कि मैं लोगों को समझा दूं कि भाई स्किन ट्रीटमेंट के दौरान ही आप स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब स्क्रब आपको बताया, अब अगर आप वो स्क्रब आराम से पूरे फेस पे और नेक पे आपने लगा दिया और छोड़ दिया, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको हल्के हाथ से, थोड़ा सा वो ड्राई हो गया तो हल्के हाथ से जैसे हवा में हाथ चल रहा होता है, तो उसको किया कि जो थोड़ी सी डेड स्किन है वो उतर जाए मुंह से, वो तो ठीक है। जब आप रगड़ रहे होते हैं मुंह को और स्क्रब के बाद आपका मुंह और पूरा जिस्म लाल हो जाता है, oh my God. तो व्यूअर्स आपने अपनी स्किन को डैमेज कर दिया। Yes. तो अच्छे काम को करते करते भी हम बेड़ा गर्क कर देते हैं। वही वाली बात कि देसी घी का इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, बालों के लिए। अब जब आप अपने आप को उसमें लबेड़ लेते हैं, हाँ जी, तो वो आपको नुकसान देता है। ट्रू। कोई भी चीज़ ज़्यादा, व्यूअर्स पानी भी बहुत ज़्यादा पिए तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और आपकी बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वैसे ही लॉस हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी से। अब ग्रेप्स का इस्तेमाल सबसे मज़े की उसका ये है कि इसमें पोटेशियम का कंटेंट बहुत हाई होता है। पोटेशियम वो चीज़ है जो आपको जिस समय जब कड़ुल पड़ रहे होते हैं ना, या क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी अक्सर रेकमेंड, कोई भी चोट आपको लग रही है उसकी रिकवरी के लिए पोटेशियम ने काम करना है। और अगर आपको वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है तो पोटेशियम आपके अंदर की सारी एक्स्ट्रा जो पानी है उसको भी खारिज करे, एक्स्ट्रा पानी। यस। जो और बाय द वे पोटेशियम आलू में भी बड़ी मिकदार में होता है। हाँ जी। अच्छा, आपके केले में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो आपने पोटेशियम की अगर जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, पोटेशियम अच्छा करने का मतलब ये है कि आपने अपनी हार्ट डिजीज़ को और अपने ब्लड प्रेशर को वैसे ही बाय बाय बोल दिया, वो बहुत कम हो जाएगा। इसमें जिंक बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हम इतने महंगे महंगे कैप्सूल्स जो है ना वो लेकर डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं लोग, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन
बी कॉम्प्लेक्स जो है, चाहे वो B1 है, B2 है, B9 है, B11 है, B6 है, ये सारे के सारे अगर हम देखें तो हम नॉर्मल रूटीन में इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप इनको डेली ऐड ऑन करना चाहते हैं तो सिंपल ग्रेप्स खाएं और लाइफ को एंजॉय करें। आपका पैगाम व्यूअर्स के लिए एंड में दें। पैगाम यही है कि बजाय महंगे प्रोडक्ट्स और ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो कि आपको पता ही नहीं है कि फ़ायदेमंद हैं आपके लिए या नुकसानदेह हैं, लेकिन अंगूर एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप खुद भी गारंटी दे सकते हैं अपनी बॉडी के लिए कि ये मेरे लिए बहुत हेल्दी है और अगर मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो डेली इस्तेमाल करें और एंजॉय करें बेनिफिट्स को। एंड अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात, ग्रेप्स का, अंगूर का एक और चीज़ में बड़ा इस्तेमाल होता है, वो होती है फ्रूट चाट। Yes. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एडिशन करना चाहूँगी कि व्यूअर्स फ्रूट चाट ज़रूर खाएं, लेकिन उसके अंदर गरम मसाले, चाट मसाले, ये चीनी, फ्रूट का सालन, फ्रूट जो का नाम जो आपने सालन रखा बना है। देते हैं वो ना बनाएं। फ्रूट सैलेड पूरी दुनिया में फल कटे में है, फ्रेश काटे और उसी वक्त आपने खा लिए। फल का अपना बहुत अच्छा टेस्ट है, उसके अंदर चाट मसाले डाल के और ये चीज़ें डाल के हम उसकी एक तो अफादियत भी कम कर देते हैं और फल बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो डेली अगर एक बोल फ्रूट सैलेड का खा लें जिसमें आपने अंगूर डाल दिए, थोड़े से आपने केले कट कर दिए, आपने उसके अंदर सेब डाल दिया, आपने अमरूद डाल दिया, आड़ू डाल दिया, आड़ू डाल दिया, आपने गरमा डाल दिया, गरमा आजकल डाल- बहुत अच्छा अवेलेबल है, मैंगोज हैं, मैंगो तो खैर अब थोड़े थोड़े हैं, मैंने छोड़ मज़ा दिया। आता है बहुत। बहुत मज़ा आता है, पर छोड़ देना, खट्टे हो गए हैं वो। तो जो चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, इन सीजन फ्रूट्स है, उनको कट करके एक इतना सा बोल बनाएं, एक एक फल सारा जो है वो काट काट के डाल के मिक्स कर दें, अच्छा खासा बड़ा बोल बन जाएगा। सारे घर वालों को छोटी छोटी कॉली दे दें, जो टी टाइम पे चाय और समोसे पकौड़े खाते हैं उसकी जगह वो खा लें। बिल्कुल। खैर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू मेरा बच्चा ज़ैनब, ब्लेस यू। यहाँ पे ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो व्यूअर्स आज हम बात करेंगे उन माँ बाप की जिनको हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स भी कहते हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा ओवर पोजेसिवली संभालते हैं कि वो बच्चे, आजकल तो बेटे बेटियां दोनों, पहले होता था कि बेटियां चलो अक्लमंद निकल आती हैं, बेटे जो हैं उनको कख भी नहीं करना आता। अब तो बेटे बेटियां, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, यंग पर्सन, उनको अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं आती। मोबाइल फ़ोन और मतलब स्कूल के अलावा होश ही नहीं है किसी चीज़ की, और जो स्कूल में भी नहीं है वो भी नहीं तवज्जो दे रहे किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि माँ बाप ने अब उनको एक इंडिविजुअल इंसान की जगह ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया कि जैसे वो कोई एक शीशे की कोई चीज़ है, कांच की चीज़ है, टूट जाएंगी। तो उनको हमने किसी जोगा नहीं छोड़ा आजकल अपने बच्चों को। तो किस तरह अपने बच्चों को नॉर्मल चीज़ों की तरफ लेके आएँ, तशद्दुद और गलत चीज़ें किए बगैर जो हमारे माँ बाप शायद किया करते थे, जिनको वो हमने अवॉइड करना है। बैलेंस, मयाना रवि, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं आज एक सर्टन दिन मनाया जा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बात थोड़ी सी करनी है, क्योंकि जिस टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, जो ब्रेक से पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया, कि हम माँ बाप आजकल के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे भी हैं, टीन्स में भी हैं, वो क्या ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपने बेटे को भी पिछले दिनों समझाया, मैंने कहा हमज़ा, मेरे लिए भी पहला ही एक्सपीरियंस था ना माँ होने का, माँ बनने का, जैसे तुम्हारे लिए बच्चा होने का ये पहला एक्सपीरियंस था। तो और हर बच्चा क्योंकि मुख्तलिफ होता है व्यूअर्स, तो इंसान को अक्सर समझ भी नहीं आती कि बंदा क्या करे क्या ना करे। तो पहले बच्चे में तो एक्सपेरिमेंट्स ही चल रही होती है और ट्रायल और एरर, लेकिन जब अगले बच्चे आते हैं, सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड, उस पर भी जब एक्सपेरिमेंट्स चल रही होती हैं और हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो फिर बच्चों की फ्यूचर लाइफ को मुतासिर करती हैं, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आज क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है, यानी कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी दिन, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइडेंस लेंगे और ये जानेंगे कि आजकल के माँ बाप, हम ये तो बैठ के बात करते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा क्या गलत करते थे, हम क्या कर रहे हैं, ज़रा उस पर नज़र डाले तो क्या वो बेहतर नहीं होगा। हमने तो उग गए ना जितना उगना था हमने, अब तो हम जाने की तैयारियां पकड़, अल्लाह ना करे तो बस सवार, लेकिन जाने की तैयारियां पकड़ रहे हैं। तो बच्चों ने जिन्होंने सारी ज़िंदगी जीनी है, उनकी फाउंडेशन, घर की फाउंडेशन कमज़ोर होगी व्यूअर्स, वो घर गिर जाएगा, ज़रा सा ज़लज़ला आएगा घर गिर जाएगा, हवा तेज़ चलेगी बर्बादी फिर जाएगी। लेकिन अगर घर की नींव यानी कि फाउंडेशन मजबूत होगी तो कभी भी कोई मसला नहीं होगा उस घर को। सो हमारे साथ आज हैं बहुत ही ब्रिलियंट साइमा नज़ीर साहिबा, पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर,
अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, shukran. Thank you for having me over. और हमारे शो की बहुत ही रेगुलर कंसल्टेंट। देन वी हैव विद दैट नादिया मसूद साहिबा। आप एक एजुकेशनलिस्ट और आप भी एक बहुत ही ब्रिलियंट पेरेंटिंग कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर मोस्ट वेलकम एंड इट्स लवली हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम टुडे। हमारी जब नई फैमिली बन रही होती है तो हम ऐसी साइमन में तो बहुत ही खुश होते हैं, बिकॉज एक्चुअली टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं कि देखिए सेलिब्रिटीज़ आते हैं शो पे, हल्ला गुल्ला होता है, हम इंजॉय करते हैं, लेकिन बल्कि मैं शेफ इफ्रा का भी ओपिनियन इस पे चाहूँगी। तो आपको भी पता है कि शोज़ जब हम देखते हैं एंटरटेनमेंट शो होता है, हमें पता है हम उसमें हल्ला गल्ला ही हा ही देखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन जब मॉर्निंग शो होता है और ब्रेकफास्ट शो दुनिया में कहीं पे भी हो तो उस पर इंफोटेनमेंट की बात होती है, जी जी। क्योंकि 2 घंटा का जब शो होता है उसमें सिर्फ नाच गाने चल रहे हो तो सीखा क्या, हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं होता इस तरह तो। इसीलिए रेसिपीज अगर बना रहे हैं कुछ तो बात भी करते हैं कि क्या बना रहे हैं। शेफ को अगर डेकोरेशन के पीस की तरह ही हमने रखना है किचन में तो फ़ायदा क्या? जब टाइम होता है हम प्रॉपर रेसिपी भी आपको व्यूअर्स बनाना सिखाते हैं। सो द पॉइंट इज़ किसी भी चीज़ पे प्रॉपर तरीके से बात की जाए तो उसका बेहतर इफेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक। तशद्दुद और बच्चे, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। और बात करिए अब अपने घर में जो औलाद होती है, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो या नीसेस नेफ्यूज, बिल्कुल। सबसे पहले इस पे आप दोनों अपना ओपिनियन दे दें आज के दिन की मुनासबत से, फिर बात करेंगे हम गलत क्या कर रहे हैं। जी Right. So I'll begin with saying this, Trugan, कि तशद्दुद किसी भी सूरत हाल में ठीक नहीं है, let alone बच्चे। तो अगर मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी ऐसा सही और ठीक काम नहीं है जो मोहब्बत और प्यार और बातचीत करने और समझाने से ना हो सके। तशद्दुद की ज़रूरत सिर्फ तभी पड़ सकती है जब आप कोई गलत काम करने के लिए किसी को फोर्स करें। अब तशद्दुद पेरेंट के अपने जो भी ट्रॉमा है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो भी वजूहात हैं, हम जिन भी बच्चों से डील कर रहे हैं, हम तशद्दुद कर तो ले हैं फौरी तौर पर अपना काम करवाने के लिए, मगर उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स बच्चे की पर्सनालिटी पर होने वाले हैं वो ना सिर्फ उस वक्ती तौर पर बल्कि सारी उम्र के लिए वो कैरी करेगा और अगली जनरेशन तक हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो तशद्दुद बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि तशद्दुद कितनी ही एक गलत चीज़ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे आप अच्छे तरीके से बच्चों को परवान चढ़ा सकते हैं। और साइमा के बारे में आप जानते हैं व्यूअर्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं सिंगल पेरेंटिंग की। बीइंग अ सिंगल मदर, इन्होंने अपने बेटे को एज अ सिंगल पेरेंट भी पाला एंड देन उसके अब तो खैर माशाल्लाह इनका बेटा इज़ इन अ वेरी वेरी गुड स्कूल, बोर्डिंग में पढ़ भी रहा है व्हाटएवर, लेकिन इन्होंने होम पेरेंटिंग की। यानी कि 24 घंटे बच्चा साथ होता था। ये नहीं था कि 8 घंटे के लिए स्कूल गया वापस आया फिर मतलब चिड़चिड़ी तो चपेड़े लगा दी। बात ये है कि फिर 24 घंटे बच्चे के सिर पे सवार रही। मैं इसको हमेशा कहती थी ओए तू तो पूरी हेलीकॉप्टर पेरेंट है, कितना मैं बोलती थी आपसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज मैं कहती हूँ ठीक किया, इंशाल्लाह आज मैं कहती हूँ ठीक किया। पता है साइमा, बात ये है कि हर बंदा दूसरे को देखे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो हम एक दूसरे पे मतलब फ्रेंड्स कर भी देते हैं कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत भी होती है, बट बच्चे की सपोर्ट में कि यार क्या साइमा उसको बेचारे को तू टॉर्चर करती रहती है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, बादब बच्चा, लाइक बच्चा और वेल एडजस्टेड बच्चा, ये नहीं है कि वो उसके फ्रेंड्स नहीं थे या वो बच्चा और बच्चों के साथ खेलता सोशलाइज नहीं कर सकता। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता था मुझे। तो अगर उसने नहीं चपेड़े लगाई एग्जैक्टली तो हमें जिनके बच्चे 9 से 5 मतलब 9 सुबह सती सवेरे स्कूल जाते हैं और 2:30-3 बजे वापस आते हैं, जब 4-6 घंटे या 8 घंटा ही बच्चा देखना है तो उस पर भी चपेड़े लगाने का क्या तुक है? जी नादिया। मैं इनकी बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि हम चाहे तशद्दुद किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो जानवरों पे हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे चरिंद परिंद, चाहे किसी पौधे पे हो, तो वो सरासर गलती है। क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है। या तो बिल्कुल ही तशद्दुद नहीं किया जाएगा या इतना किया जाएगा कि बच्चे जो है उस चीज़ का ज़ाहिर है उनको सोशली अफेक्ट करता है, उनकी डेवलपमेंट पे इस चीज़ का अफेक्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस बात पे वो करूँगी कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए आजकल के बच्चों को। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला, हम भी पल के बड़े हो ही गए, हमारे माँ बाप ने भी हमें मारा है, लेकिन इस तरह नहीं कि ज़ाहिर है कि बच्चों की जो आपस में पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन होता है वो वीक होता चला जाता है। अगर पेरेंट्स बच्चों को मार रहे हैं और उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर आप बच्चों को मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, तो बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, आपसे अपनी बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाता। और जान
वही चीज बच्चा फिर सीखता है। Exactly, मैं ये कह और जो बच्चे मार खाते हुए बड़े होते हैं या तो वो खुद मारते हैं वो आगे या आने वो वाले मारे खाते relationships में हैं, ऐसे ही क्योंकि वो करते हैं। समझ लेते हैं कि काम कि ये करवाने का नॉर्मल है, तरीका ही ये है। नॉर्मल है। बिल्कुल। बट देखो ना मेरी जान, अब मैं अक्सर ये सोचती हूँ, एंड व्यूअर्स आई हैव टू टेल यू दिस रियली, मैं खुद क्योंकि एक बड़े वायलेंट घर में बड़ी हुई, मेरी मम्मी बिकॉज अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत है, हमारे सर पे सलामत रखे, मम्मा बाइपोलर थी, तो अपने गुस्सों को वो अक्सर काबू में नहीं ला पाती थी। मेडिसिन उस वक्त उनकी सही एडजस्टेड नहीं थी, उधर भी मार पिटती थी, पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी और अब्बू बहुत मारते थे, थप्पड़ थुप्पड़ नहीं, लाइक प्रॉपर कुट पड़ती थी हमें। हुआ क्या कि जब हमजा छोटा था और 2.5-3 साल की उम्र पे जब टेरेबल टूज का स्टेज आया, मुझे याद है आज भी वो दिन, बहुत हाइपर, वो समझ नहीं आ रही थी मुझे, और एकदम से मैंने आवाज़ ऊंची कर, मेरा हाथ ऐसे गया और मैंने मुड़ के अपने हाथ को देखा और मैं सकते में चली गई, ना उसको मारा ना उसको कुछ किया, लेकिन मैं अपने हाथ को देखा और मैंने कहा मैं भी वही हूँ, Exactly. मैं भी वही हूँ, Because हम उसी क्योंकि चीज़ से जो गुजरे हुए देखा। होते हैं, बिल्कुल। और उस दिन मैंने लिटरली अल्लाह मियाँ से एक डील की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ हाथ जोड़ रही हूँ, मैं मिन्नत कर रही हूँ, मैं सजदे में टकरे मारती रहूँगी सारी ज़िंदगी ज़मीन पे, प्लीज़ अल्लाह मियाँ हाथ नहीं मेरा आपने उठने देना। सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। बट वही है कि अल्लाह मियाँ से रिक्वेस्ट की, बट रेगुलेट तो खुद ही करना है ना, अल्लाह मियाँ हिम्मत देंगे लेकिन रेगुलेट तो अपने आप को खुद करना है। It is such an impressive thing to क्योंकि hear. मुझे सायमा ये था कि हाथ खुल गया तो रुकेगा नहीं, Exactly. खुल और गया कहीं तो रुका नहीं, तो फिर और फिर बच्चे ऐसे ढीठ हो जाते हैं, जी। वो फिर पिटने के और बाद भी नहीं किसी ने सुनते। तो ये चेन तोड़नी है ना, चेन ये तोड़नी, बहुत ये जो बड़ी toxic बात है cycle कि हमारी जिस चलती आ रही है। साइकिल से आप गुजरे हैं आप उसको वहां पर खत्म करें Break और करें। इरादा करें कि मैंने ये नहीं करना। लेकिन जान नफ्सियात पड़ी हुई थी ना। इस वजह अब बात ये है कि मैं इसका क्रेडिट इसलिए नहीं ले सकती कि ओ मैं कोई बड़ी अच्छी इंसान हूँ, सीधी बात है, मैं नफ्सियात पढ़ी हुई थी, इट वाज माय माइनर इन यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये पता था कि तशद्दुद का क्या रिजल्ट होता है, अगर आप बच्चों को मारते हैं तो वो एक थप्पड़ 20 साल बाद क्या असर लाएगा बच्चे की ज़िंदगी में। लेकिन उन बेचारी बच्चियों का क्या, उन बेचारे लड़कों का क्या जिन्होंने देखा ही सिर्फ ये और फिर आगे जाके उनको भी लगा वही कि ये सब नॉर्मल है। है। अच्छा, लेकिन तशद्दुद, ये तो हमने जिस्मानी की बात की, नादिया मुझे आप ये बताइए कि कुछ और भी ऐसे तशद्दुद हम अपने बच्चों पे करें, चलो जिस्मानी नहीं लेकिन जहनी तौर पे, जिससे आजकल हम अपने बच्चों में ऐसा बिगाड़ पैदा कर रहे हैं कि वो ना घर पे रहने जोगे हैं ना बाहर सोसाइटी में। बिल्कुल वो ऐसे क्या चीज़ें हैं? हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे पेरेंट्स जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, जैसे बच्चे जब घर में होते हैं और बाकी और सिबलिंग्स भी होते हैं, उनके कज़न्स हैं, तो कंपैरिजन जो एक ये चीज़ बच्चों के साथ की जाती है, मुकाबलेबाजी जो होती है कि वो देखो वो तो सीधा बैठा हुआ है, वो देखो वो तो दौड़े जा रहे हैं, वो तो बैठता ही नहीं है। एक बच्चा जो एक्टिव है, मेरी नज़र में वो बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, उसके अंदर एनर्जी है, वो अपनी ही इज़ एक्टिंग हिज एज, तो वो बच्चा वो करेगा। लेकिन जो बच्चे नहीं करे फिर उसको कंपैरिजन हो जाता है। यार आप बात करें उसको label जिस्मानी कर तौर देते पे, हैं। किताब पढ़ाई, हाँ जी। नादिया आप तो बीइंग एजुकेशनिस्ट, पता है आप दोनों को, मतलब एक मुकाबलेबाजी। और पहले तो बच्चों को, पहले होता था कि आप बच्चे को कहते थे, अब तो माएँ माओं के साथ मुकाबले लगाती हैं, माँ और बाप दोनों सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं हमारे बच्चे का ये रिजल्ट आया, लो जी बाकी सबके बच्चों की फिर। जी, आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सगे बहन भाई भी हैं और दो लोग मुख्तलिफ तो they are हैं। different। मैं एक पेरेंट को जानती हूँ जिन्होंने मुझसे यही अपना मामला डिस्कस किया कि बेटी छोटी है मगर बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और बेटा बड़ा है मगर वो एकेडमिकली उस लेवल तक नहीं जा रहा। मैंने उनको सजेस्ट किया हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों का पढ़ाई का वक्त मुख्तलिफ रखें, बिल्कुल साथ साथ मत बिठाएं, क्योंकि उसको एक ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा कि देखो मेरी छोटी बहन ज़्यादा जल्दी पढ़ी है। और इस बात का उनको एहसास कराए बगैर, मतलब ये एहसास मत करवाएं कभी भी, बिकॉज मैं आपको बताऊं हमेशा अल्लाह ताला ने कोई इंसान ऐसा नहीं बनाया जिसमें उसकी कोई सलाहियत नहीं है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई एम्पैथी में अच्छा है, रिश्तों में अच्छा है, इखलाक में अच्छा है। सो हर एक इंसान की और बच्चों की खास करके स्ट्रेंथ पर आइडेंटिफाई करें, वीकनेसेस को साइड पे करें। मेरी अपनी एक दोस्त ने मुझे कहा तुम ना हमजा के रिजल्ट पोस्ट नहीं करती। मैंने कहा वो एक एवरेज स्टूडेंट है और माशाल्लाह से उस कंपैशनेट है, स्वीट बच्चा है, व्हाटएवर, लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट है और उसको थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कत होती है कुछ एरियाज़ में। अब बात ये है कि मैं बिला वजह उसका रिजल्ट पोस्ट करूं? नहीं, तुम पोस्ट करोगी ना, हम लोग भी लगाते हैं,
फिर आपस में ये जो होता है ना कि फिर उसके अंदर एहसास पैदा होगा। मैंने कहा नहीं, ये वाला उसमें एहसास जरूर पैदा होगा लेकिन उसमें एहसास कमतरी होगी ज्यादा हो और कख नहीं होना उससे। बिल्कुल, और कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह की दौड़ में जिसमें हम खुद भी फंसे हुए हैं और फिर आइंदा अपनी आने वाली जनरेशन को भी डालें। और आप बच्चों को जब लेबल कर देते हैं, आप बोलते हैं ये गंदा बच्चा है, तो वो गंदा ही बन के दिखाता है। Yes. वो बदतमीज़ है तो वो बदतमीज़ ही बन के दिखाएगा। आप उसको इनकरेज करें, उसके छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं घर में, जो नॉर्मली वो किसी के साथ कुछ शेयर कर रहा है, वो किसी के साथ कोई अच्छी बात करे तो आप उसको इनकरेज करें कि हाँ दिस इज़ गुड। लेकिन हमारे यहाँ जो है नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसको दबा दिया जाता है। अब देखिए ना, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी की मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। देखिए बच्चा स्कूल तो जाता है और एक वक्त गुजारता है वहाँ पे, लेकिन जो घर पे वक्त गुजारता है उसमें अगर बच्चा बिस्तरा बनाना नहीं जानता, और मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर जिस भी जेंडर का बच्चा आपके घर में, सब करना चाहिए। ना उसको अपना बिस्तरा बनाना आता है, ना उसको कोई मतलब अपने लिए नाश्ता भी नहीं बच्चा तैयार कर पाए। ये नहीं कह रही कि 3 साल के बच्चे को नाश्ते पे लगाए, लेकिन 3 साल के बच्चे को आप प्लेट तो पकड़ा सकते हैं ना कि बेटा जाओ ये टेबल पे रखो। हमने अपने बच्चों को इतना इनकेपेबल, पहले होता था कि जरा हाई क्लास, अपर क्लास या अमीर क्लासेस में होता था, अब तो व्यूअर्स आई एम सॉरी, किसी भी बैकग्राउंड का एनु पढ़न दो, एनु सिर्फ पढ़न दो, तो अब बच्चे पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जिंदगी जीने जोगे नहीं है। और दूसरी चीज, पहले उस्ताद होता था माँ और बाप के बराबर, अब उस्ताद, आई एम सॉरी, उस्ताद की टके बराबर इज्जत नहीं छोड़ी, माँ बाप नहीं। बच्चों ने तो वही रवैया रखा हुआ है जो डे वन से रखते थे। जिस तरह माँ बाप चलते थे इस तरह बच्चे चलते, बच्चे बदतमीजी करते थे तो माँ बाप कहते थे मत करो उस्ताद से गुस्ताखी। बिल्कुल, हमेशा बच्चे को हम समझाते थे, उस्ताद गलत भी होता था तो उससे अलहदा बात करते थे कि प्लीज सर ऐसे ना करें, व्हाटएवर। ये नहीं कि उस्ताद को ही बच्चे के सामने जलील कर दिया। सो कुछ इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी प्यारी सी शेफ़ हमारा इंतज़ार कर रही है किचन में, छोड़ के मैं चली गई थी ना, आ गई ना फिर वापस। जी हूँ तू जाके देखी। अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाती। अच्छा मुझे ये बताओ कि सिचुएशन। आज मेरे चिकन चाइनीज़ बारबेक्यू राइस रेडी हैं और ये मैंने प्लेटिंग भी कर दी है। अब देखिए ना व्यूअर्स, ये क्विक और झटपट रेसिपी है, बच्चों की भी बड़ी फेवरेट होती है, और एग फ्राइड राइस तो बनाते ही हैं सारे घर में। ये एक ऐसा ऑप्शन है कि ऑल इन वन एक डिश तैयार हो जाती है, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी चम्मच के साथ इसको भेज सकते हैं। हेल्दियर ऑप्शंस, ऑलवेज हेल्दियर ऑप्शंस। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो अब क्या चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं, जिनको आजकल के माँ बाप को ज़रा, आप क्योंकि दोनों पेरेंटिंग कोचेज हैं तो आप वो सारे मसले देख रहे हैं जो आजकल, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट के साथ हमारी जिंदगियां वो नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो हमें जुगन, जैसे आपने ना बिल्कुल राइटली शुरू में बोला, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो आज कम से कम एक अच्छी बात हमसे ज़रूर सीखें। तो आपने कहा कि क्या चीज़ एज पेरेंट्स हम गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है जानना कि हम ये कर भी क्यों रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, ना वो सिर्फ अपने लिए फ़ायदेमंद एक इंसान बन सकें, बल्कि जब मुआशरे में जाएं तो कुछ फ़ायदे की चीज़ कर सकें, अच्छे काम कर सकें, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छे डिसीजन मेकर्स बन सकें। ये सब को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको सक्सेस कहते हैं। हम अपने बच्चों को कामयाब बनना, कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं तो हमेशा आप लोगों ने सुना होगा, जो माएँ भी मुझे इस वक्त सुन रही हैं उन्होंने ये बात सुनी होगी कि IQ बहुत अच्छा है मेरे बेटे का और बेटी का। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू किया कि इमोशनल EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट्स की हम बहुत बात करते हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे कह दूं, ये दोनों चीजें जिनके टेस्ट भी किए जाते हैं वो किए जाते हैं बाहर के ममालिक के हिसाब से। अब अमेरिकन बच्चे के या कनेडियन बच्चे के या ब्रिटिश बच्चे के मसाइल हमारे बच्चों से बड़े मुख्तलिफ हैं। जी, तो अगली जो 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारे माशरे के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं। स्पिरिचुअल कोशेंट, रूहानियत कितनी है। अब स्पिरिचुअल कोशेंट का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो कुदरत के साथ और रूहानियत के साथ कनेक्टेड है।
आप साइंस ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल कोशेंट कितना है। आप बच्चे को कनेक्ट करें नेचर के साथ, उनको बताएं कि मेरी भी लिमिटेशंस हैं। जैसे आपने कहा मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, बहुत दफ़ा मेरा दिल चाहा मैं अपने बच्चे को दुनिया की तमाम चीज़ें और घोल के उसके दिमाग में डाल दूं और उसको समझ ही आ जाए और उसको सब आ जाए, साथ साथ दुनिया की सारी आसाइशें भी ले दूं। बट मेरी लिमिटेशन है, मैं एक मदर हूँ, एक इंसान हूँ। हमेशा सुपर वुमन बन के दिखाना मेरा कॉन्सेप्ट नहीं रहा। मैंने उसको बताया कि जब फेल होते हैं, मामा फेल भी होती हैं, और जब फेल होती हैं तो क्या करती हैं, दो चीज़ें, स्पिरिचुअली कनेक्ट करती हैं और दूसरा एडवर्सिटी कोशेंट, कि फेल होने के बाद क्या करती हैं, साइंस ऑफ रेजिलियंस। तो ये दो चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं, बिकॉज हम उनके लिए यहाँ पर तो टेम्परेचर भी कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, मगर जब वैसे वो घर से बाहर निकलेंगे ना, आप एनवायरनमेंट को, आप हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं खुद एक माँ होने के नाते, अब नानी मैं आपकी तरफ आऊँगी, जब मैं अभी हमजा को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जा रही थी तो उससे पहले ना फास्ट फॉरवर्ड पे उसको खाने बनाने भी सिखा रही हूँ। मैंने कहा चल खड़ा होकर बिस्तरा अपना खुद बनाइए। अब मेरी शक्ल देख रहा है और कह रहा है यार बन जाएगा मामा। मैंने कहा किस तरह बन जाएगा बेटे, किसी ने नहीं आके बनाना, आपको ही बनाना है। अच्छा, मेरी बहन ने मुझे आगे से क्या कहना दिया जी, कहती है ये टाइम है उसको ये चीजें सिखाने का। बिल्कुल, बचपन से ऐसे मेरे सारे तबक रोशन हुए। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। अब 17-18 साल की उम्र पे मैं फास्ट फॉरवर्ड पे उसे वो सिखा रही हूँ जो उसको पहले सिखाना चाहिए था। हर चीज मतलब वो तो कहते हैं अब तो एक तो होता था स्पून फीडिंग, अब तो होता है स्पून से मुंह में अपने डालो, चबाओ, सिर्फ निगलने की हद तक बच्चे के मुंह में डाल दो। क्या हम कर रहे हैं भाई? जी नादिया जी। मिस साइमा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए। मैं उसके अलावा बात करना चाहूँगी ये कि हमने अपने बच्चों को बहुत ही ओवरली डिपेंडेंट बना दिया। जैसे आप कह रही हैं कि अगर हम पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो मेड्स अवेलेबल हैं जो बच्चों की हर नीड्स को पूरा कर रही हैं, और हमें ये भी नहीं देखना होता कि जो मेड्स जो है वो बच्चों की रोल मॉडल बने स्टाफ को छोड़ दें। एग्जैक्टली नाना नानी दादा दादी के जिम्मे लगा जाएंगे और नानी और दादी या दादी के पास पूरी एक लिस्ट होगी कि आपने ये चीजें करनी है। सोच सकते हैं कि हमारे माँ बाप कभी अपने माँ बाप को ये देते, थप्पड़ना पड़ता उनको। बिल्कुल, और वो इस एज पे नहीं होते कि वो उस चीज़ को 100% दे सकें। जाहिर है वो अपनी हिम्मत के हिसाब से अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको वैसे दे सकते हैं। लेकिन हमें बस ये थोड़ा सा करना चाहिए कि बच्चों को जो सोशल लाइफ स्किल्स हैं, जो लाइफ के कॉमन स्किल्स हैं, कि बच्चा अपना बेड खुद ही बना ले और शूज खुद ही पहन ले, नाश्ता तो खा ले, बिल्कुल, अंडा नहीं उबालना आता बच्चों को। मदर्स जो है वो खुद बांध रही होती हैं। मैंने देखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मदर्स ने या मेड्स ने उनके बैग्स उठाए हुए। क्यों? बच्चा अपना वजन क्यों नहीं उठा सकता? अब घर में खाना, अगर फॉर एग्जांपल माँ भी बिजी है, घर का जो बड़े बच्चे हैं, अब बच्चे जरा बड़े हो गए, बिल्कुल, तो जिम्मेदारी घर की बेटी की होगी नाश्ता बनाने। बिल्कुल, बेटा चाहे बड़ा हो। ये मेरी कजिन के घर में एक रूटीन शुरू हुई 2 दिन, तीसरे दिन सास ने एंट्री मार दी किचन में। बच्ची जो है वो सबसे छोटी, 2 बड़े भाई, सास अंदर आई उसकी, मेरी फ्रेंड की, और उन्होंने कहा बेटे आप बैठो, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ बैठो। और आगे से मेरी फ्रेंड को कहती है, सोची सास ने कि यही गलतियां मैंने अपने बेटे के साथ की थी, जो अब मैं तुम्हारा हाल खराब होते हुए देखती हूँ कि सारा कुछ तुम्हें खुद करना पड़ता है। उसको मैं डांटू भी तो वो आगे से कहता है मुझे तो नहीं आता। अब वही चीजें तुम अपने बेटों के साथ कर रही हो। क्यों कर रही हो? सोचे आंटी को एहसास था, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, सेहत दे, कि कितनी प्यारी खातून है कि उन्होंने हया की उस बच्ची की और उसे कहा बेटा तुम भी मेरी बेटियों की तरह और मेरी बेटी हो। बिल्कुल, उन्हें कहा ये छोटी है और ये करेज बहुत और भाई इसका ख्याल, भाई इसको क्यों नहीं नाश्ता बना के दे रहे? बिल्कुल, मतलब वो 12 साल की किचन में लगी हुई है, 14 साल का और 16 साल का भाई जो है वो आराम से सोफे पे इधर उधर पड़े हुए हैं कि बहन नाश्ता बनाएगी। क्यों? बिल्कुल सही। खाना बनाना मर्द और औरत दोनों को चाहिए, का काम है। घर की सफाई मर्द औरत दोनों को आनी चाहिए। बिल्कुल, ये बेसिक जिंदगी की स्किल्स हैं व्यूअर्स। एब्सोल्युटली। मेरा तो एक कितना इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा जुगन, कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कुकिंग की ही अपने फादर के साथ थी, और मैं सिंगल डॉटर हूँ, तो मेरे भाई हमेशा मेरे साथ किचन में काम किया है। सो हम तो इसी को आगे ट्रांसफ़र करें, मगर जिन खातून की आप बात बता रही हैं और जैसे आपने अपना हाथ रोका, आई थिंक ये करने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए और गलत तरीक़ों को आगे रिवायत बनाने को तोड़ने के लिए आई थिंक बहुत करेज, हिम्मत की ज़रूरत है। और यही आई थिंक यही इस वक्त की ज़रूरत है कि हम सारी माएँ जो हमने अपनी पेरेंट्स को करते हुए देखा है या जो आदत हमारे अंदर हैं उनको चेंज करें और बेहतरी की तरफ। देखो एक चीज़ जो हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छी की
वो है तरबियत। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, गलती हो गई तो माजरत करना, कोई चीज़ मांगनी है तो प्लीज़ कहना या रिक्वेस्ट कोई करना। अंदर आ रहा है तो सलाम ज़रूर करना है। कोई बड़ा अंदर आए तो खड़े हो जाना। अदब में 10 कुर्सियां पड़ी हैं तो अपनी जगह से खड़े होके अपनी जगह ऑफर करना। ये कुछ ये अदब की चीजें तो हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छी सिखाई। तो आई एम सॉरी नादिया, आजकल के माँ बाप नहीं सिखाते। आपके पास कितने आते होंगे बच्चे, क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे अपने बच्चों को लेके, बिल्कुल ऐसे और आप सोचती होंगी कि ये मतलब मैं इससे इस बात करें। बदतमीज इतने हो गए हैं बच्चे। ऐसे ही है। तो हमारे माँ बाप भी बहुत जगहों पे ठीक थे, बहुत जगहों पे ठीक थे, ज़ाहिर है 100% वो भी गलत नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें पता है कि हमारी अपब्रिंगिंग में जो चीज़ों की कमी रह गई है, हमें चाहिए अब अपने आगे बच्चों में वो चीज़ें शिफ्ट ना करें, हम उस साइकिल को उधर ही ब्रेक करें ताकि हमारे बच्चे जो हम उनके रोल मॉडल्स हैं वो हमसे ही सारा कुछ सीख रहे हैं। तो हम जो गलतियां हमारे पेरेंट्स ने की हैं वो हम ना रिपीट करें ताकि हमारे बच्चे वो चीज़ें आगे लेके ना जाएं। भाई देखिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स इश्यूज़ भी आगे इतने हो जाते हैं, मैरिटल जो है आपको पता है कि लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। वही बच्चे जो पिट रहे होते हैं अपने माँ बाप से, वो आगे जाके अपने स्पाउसेस के साथ वही बिहेवियर रखते हैं और फिर माँ बाप को चुभता है। बिल्कुल। और फिर जब वो आगे अपने बच्चों को मारते हैं बीवी के बाद, तो हम फिर कहते हैं कि फिर कलेजा फटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल तो बात ये है कि जब किसी की बेटी पे भी हाथ उठता है या किसी के बेटे के ऊपर, बिल्कुल। मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जो अपने शौहर पे भी हाथ उठाती हैं, उठा के भारी चीजें। बिल्कुल। हमारे मतलब मैंने ये भी एक आई थिंक आई वाज 28 इयर्स ओल्ड, और हम मेरी स्कूल फेलो ही एक लड़की थी, और वो हमेशा से बड़ी लड़ाकी थी और ये थी और वो थी, और उसको बड़ी मारे पिटती थी घर पे। उसकी जब शादी हुई तो डिवोर्स की बेस क्या बनी कि उसने एक दिन घर में एस्ट्रे पड़ी हुई थी शीशे की, उसने उठा के अपने मियाँ के मुंह की तरफ फेंकी, उसका सिर फट गया, और वो बेसिकली उनकी तलाक की बेस बनी। और फिर वो बेचारा बोला कि जी मैं मर्द जात होकर किस तरह लोगों को बताऊं कि मेरी बीवी मुझे मारती है, घर वालों को भी नहीं बताया। तो उसने उसके माँ बाप के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे इससे प्यार है, सारा कुछ है, लेकिन मैं मारे नहीं खा सकता, बिल्कुल बिल्कुल, एक इंसान होने के नाते। हम एक्चुअली अपने बच्चों को इमोशनली रेगुलेट करना नहीं सिखा रहे होते। इमोशंस हर किसी को आते हैं, गुस्सा भी आता है और खुशी भी होती है, लेकिन उसको एज अ बिहेवियर में आपने किस तरह पोर्ट्रे करना है। आप अपने इमोशंस को उस बिहेवियर में ना लेकर आए, वो जाहिर है आप बिगाड़ और ज़्यादा पैदा हो जाता है। अपनी एनर्जी को किस तरफ चैनलाइज करना है। ऐसे सैम, जिस घर में एक बच्ची एक लड़का देखेगा या भाई देखेंगे कि माँ को हर बात पे शौहर कह रहे पानी का ग्लास लाओ भाई, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, वो ही भाई फिर अपनी बहन को कहेगा, चाहे वो खुद बना सकता है, कि जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, क्योंकि उसको उसी बच्ची को फिर उसके बाप ने भी कहा, माँ ने भी कहा कि चलो बाबू के लिए चाय बना दो, भाई ने भी फिर रोब झाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही है। देखें, बच्चों को काम कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ फिर एक जेंडर के बच्चे को कहना। देखिए व्यूअर्स, हम लोग इसलिए नहीं ये बात कह रहे क्योंकि हम बड़े कोई जुल्म बर्दाश्त करें अपने घरों में। हम सब अपनी अपनी सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सिचुएशंस बना चुके हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। रात के 2 बजे मुझे प्यास लगे, मेरी कभी एक बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे माइग्रेन है, मेरे कहे बगैर मेरे शौहर जाके मेरे लिए पानी लाएंगे, मेरे से 13 साल बड़े हैं। देखिए, जो अच्छी बातें हैं इंसान की आपको बतानी चाहिए। हाँ, उनको हांडी रोटी नहीं बनानी आती, चीज़ें नहीं करनी आती, उनको नहीं सिखाई गई। मेरी सास की ये सोच थी कि भाई नहीं, लड़के ये काम नहीं करते, लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ फैसल से जो ऑलमोस्ट काफ़ी साल बड़े भाईजान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब बिश्केक में थे, वो एक दिन वो बनाते थे, एक दिन मेरी जेठानी बनाती थी खाना। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो ये नहीं है कि मैं कोई मतलब उस टाइप का सीन है, और दोनों वर्किंग हस्बैंड वाइफ। सो किसी भी जनरेशन में आप चेंज लेके आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। आपका पैगाम? मेरा पैगाम ये होगा चुकन कि हम हर चीज़ में मुकाबला कर रहे होते हैं कि उस फैमिली में ये हो रहा है तो हमने भी ये करना है, उन्होंने अपने बच्चे को ये ख़रीद के दिया है तो मुझे भी यही सारी चीज़ें करनी है, उसके इतनी एकेडमी से ग्रेड्स आए हैं तो मुझे भी उसी एकेडमी में भेजना है। जहाँ हम इन चीज़ों पे मुकाबला कर रहे हैं और चीज़ें पिक कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, वहीं हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि किस घराने में, किस फैमिली यूनिट में, किस औरत में, किस मर्द में क्या अच्छी आदत हैं, वो अपने बच्चों के अंदर मटीरियल और चीज़ों के अलावा तरबियत में क्या अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग पिक ज़रूर करें। और 2 चीज़ें ये कि एक तो जो मैंने आपसे बोला स्पिरिचुअलिटी कोशेंट, अपने बच्चों को इस बात का एहसास दिलाएं। मैं हमेशा अपने बच्चे से भी कहती हूँ और जहाँ भी मौका मिलता है बच्चों से कम्युनिकेट करने का, कि सुपर हीरो बनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सुपर पावर जानें। एंड एज ह्यूमंस हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर ये है कि हम जहाँ मर्जी हों हम कनेक्ट कर सकते हैं अल्लाह ताला से।
तो दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। जहाँ जहाँ आप ज़िंदगी में फंसें, मुश्किल वक्त आए, आप अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें। और आप एज ह्यूमंस, एज पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये बात बताएं कि जो सुपर नेचुरल पावर है उससे ज़्यादा आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत बात। जी नादिया जी। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाहिए, जिस तरह चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, एडल्ट्स हों, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, हमें उनके अंदर भी पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं, उन्होंने जो हमें पॉजिटिव चीज़ें सिखाई हैं लाइफ में, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि जो नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग में है हम उसको देखें और उसको पॉइंट आउट करें। तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में इतनी नेगेटिविटी है, तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिविटी को थोड़ा सा स्प्रेड आउट करें और पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र डालें, ताकि हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आए और वो आपकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। और बच्चों को सांस लेने दें, खुदारा उनको सांस लेने दें। आजकल के बच्चों को तो चोटें भी नहीं लगती। So true. ये एक बड़ी अजीब, अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ओ भाई, ऐसे 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 बिल्कुल। लेके चलोगे, कभी गिर के थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी, उनको खुद कभी भी एक्सप्लोर उठना करना नहीं आएगा। मतलब जिंदगी इसमें उठना कैसे आएगा? ऐसे। जो बंदा कभी जिंदगी में गिरा ही नहीं, वो उठेगा कैसे? एग्जैक्टली। अब हम क्या करते हैं कि मैं इतने पेरेंट्स को जानती हूँ जो बच्चों को गोदी से ही नहीं उतारते। ऐसे अब बच्चों को, अब जो बच्चे 1-1.5 साल पे चलना पकड़ पकड़ के शुरू हो जाते हैं, वो बच्चे अब 2.5-2.5 साल की उम्र तक चल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। So true. बोल भी नहीं रहे बच्चे, बोलना शुरू कर दिया लेट। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ व्यूअर्स, क्या बच्चों को ज्यादा एडवांस नहीं होना चाहिए था? जो निकल गए आगे वो बहुत निकल गए, और जो बेचारे कुग्गू से रह गए वो बिल्कुल ही कुग्गू हो गए। डिपेंडेंट। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, माँ बाप की जो अच्छी चीज़ें थी, जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, उनकी 2-4 1-2 जो गलत चीज़ें ऊंची नीची उन्होंने हमें करा दी या सिखा दी, उनको साइड पे करें। उनकी अच्छी चीज़ें, हमारे कल्चर, हमारी तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले आगे। वेस्ट की भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करें। बिल्कुल। हर बुरी चीज़ को उठा लेते हैं, अच्छी चीज़ को साइड पे कर देते हैं, और बच्चों को इंडिपेंडेंट और अपनी ज़िंदगी खुद जीने जोगा करें। क्योंकि याद रखें, हर कदम, हर लम्हा ये ज़िंदगी की एक सर्कल ऑफ लाइफ है। हमने एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है, फिर इन बच्चों ने टेक ओवर करना है। उस वक्त तक इनके इंशाल्लाह अपने बच्चे हो चुके होंगे, उन्होंने फिर आगे लेके, साइकिल ऑफ लाइफ ऐसे ही चलती है व्यूअर्स। सो बच्चों को इतना जोगा बनाएं कि हम ना भी रहें तो वो अपना ख्याल रख सकें। इस स्टेज पे हम शो को क्लोज करेंगे। गर्ल्स, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच शेफ आपका भी। व्यूअर्स, यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।